कितने लोग ऐसे हैं जो लिखना पसंद करते हैं, उनके लेखन में नया या तरोताज़ा क्या है, या कितने लोग ऐसे हैं जो समकालीन लेखन को पढ़ना पसंद करते हैं, या समकालीन लेखन पिछले लेखन से किस तरह से भिन्न है और उसमें नयापन किस तरह से दिखाई दे रहा है, विरोधाभास से लेकर उसके मूल्यों तक पर बात करने के लिए हमारे बीच में आज 4 गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ममता जी हमारे दौर की वरिष्ठ कथाकार हैं। हाल ही में इनका एक संस्मरण आया, जीते जी इलाहाबाद, और उसमें आपको इलाहाबाद के भीतर की तमाम चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। इलाहाबाद इलाहाबाद क्यों है, और इलाहाबाद ममता जी के लिए इलाहाबाद क्यों है, और रविंद्र कालिया जी के लिए इलाहाबाद क्यों था। तो इलाहाबाद को आपको समझना हो तो आप जीते जी इलाहाबाद को जी सकते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और मंच पर अपनी जगह लें। बुद्धिनाथ जी भी हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं। कुछ देर पहले आप उन्हें नीचे प्लेनरी हॉल में सुन रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये हाशिए का कवि सम्मेलन है, इसलिए मैं बहुत कम समय में ज़्यादा मुक्तक सुनाने की कोशिश करूँगा, और कभी आपको ये सैंपल दिखाकर पूरी रात कवि सम्मेलन कैसे चलाए जा सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर उनके पास समय होगा कि वो समकालीन लेखन पर अपनी बात दर्ज कर सकें। हमारे समय के महत्वपूर्ण संपादक कथाकार अखिलेश हमारे बीच में मौजूद हैं। अखिलेश जी पिछले कई सालों से तद्भव पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। आपके हाथों में आज वो पत्रिका मिली भी होगी। उसने वैली ऑफ बर्ड्स में जितनी किताब नामांकित हुई, 5 हर कैटेगरी में, उसका हिंदी में समीक्षाएं, उसके बारे में तद्भव ने एक अंक निकाला, और ये विशेष प्रस्तुति अंक है। उसके लिए हम वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में सुशील उपाध्याय हैं। सुशील उपाध्याय प्राध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और न केवल पढ़ाते हैं बल्कि लिखते भी हैं। उत्तराखंड हायर एजुकेशन में भी थे, तो मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। वैली ऑफ वर्ड से लगातार जुड़े रहे हैं और इनकी लेखनी इनके छात्र पढ़ते रहते हैं। आज इस सेशन के मॉडरेशन की जिम्मेदारी मैं उनको देता हूं, ताकि वो अखिलेश जी से समकालीन लेखन, दरअसल लेखक को तो पता ही होता है कि समकालीनता क्या है और क्या क्या चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पता होता है किसी भी पत्रिका के संपादक को। चूंकि वो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तो उनके पास वो तमाम जानकारियां होंगी जिससे कभी कभार लेखक अपने व्यस्त वक्त में अछूते रह जाया करते हैं, क्योंकि उनको लिखना बहुत होता है। हालांकि वो भी बहुत लिखते हैं, मैं ये मानता हूँ। मेरा कतई कहने का ये मतलब नहीं है कि आप नहीं लिखते हैं, लेकिन संपादक का जो पद है वो ज़्यादा जिम्मेदारी भरा होता है। उससे पहले मैं मंच पर आसीन चारों आज के अतिथियों से आग्रह करूंगा कि उनके समक्ष 2 किताबों का सेट है। सबसे पहले बद्री नारायण जी हैं, उनको आना था हमारे बीच में, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी इस किताब का लोकार्पण यहाँ पर करें। सर बद्री जी वाली सर। प्रतिनिधि कविताएं हैं जी सर, और राजकमल प्रकाशन से आई है। बद्री जी अगर होते यहाँ पर तो और आपको आनंद आता, वो कविताएं भी पढ़ते और अपनी बात भी कहते। और ममता जी तो हैं, इसके बाद फिर क्या बचता है जी। और सभ्य समाज और साहित्य का एक अनूठा वृत्तांत हमारे बीच में है, और उसे अखिलेश जी की एक किताब है, सेतु प्रकाशन से आई है, उसका भी यहाँ पर लोकार्पण। और ममता जी, अखिलेश जी, तमाम लोग यहाँ पर हैं। अक्स इसका नाम है, समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृत्तांत। तो आपको समय, समाज को समझना हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और अब चूंकि हम ऑलरेडी इस पहले से ही 20 मिनट की देरी से चल रहे हैं, तो ये ट्रेन अपने सही गंतव्य पर पहुंचे और सही समय पर पहुंचे, इसके लिए मैं माइक जो है वो सुशील जी को देता हूं। शुक्रिया डॉक्टर अंजुम इस खूबसूरत प्रस्तावना के लिए। हमारे सामने 3 दिग्गज मौजूद हैं, और ये सच में ऐसे दिग्गज हैं जिनके बारे में अब से 30 साल बाद, 40 साल बाद या 50 साल बाद आप
गर्व से कह सकेंगे कि आपने उनको सुना है और आपने उनको देखा है। मैं एक निवेदन करूं कि जितने भी हमारे साथी श्रोता युवा पीछे की तरफ बैठे हैं, अगर कुछ अग्रिम पंक्तियों में आ जाएं तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। कुछ इसके पीछे जितना जो संभव हो सकता है आगे वाले हिस्सों में आ जाएं और इस विमर्श का, इस डिस्कोर्स का आप सक्रिय हिस्सा बने, वन वे ना रहें। वैली ऑफ वर्ड्स के इस सेशन में, इस सत्र में, क्योंकि इससे पहले इसी हॉल में 3 सत्र संपन्न हो चुके हैं, ये चौथा सत्र है, तो आप जितने भाव के साथ और जितनी सहजता के साथ सुबह से मौजूद हैं और समानांतर रूप से अलग अलग सत्र इस वक्त चल रहे हैं, तो संख्या बल थोड़ा बहुत आगे पीछे कई बार होता है, लेकिन इस सत्र में ममता कालिया जी का होना, अखिलेश जी का होना और बुद्धिनाथ जी का होना अपने आप में हम सभी के लिए गर्व का पल भी है और गौरव का पल भी है। जब हम समकालीन साहित्य की बात करते हैं या समकालीन परिदृश्य की बात करते हैं तो एक पैरामीटर हमारे सामने है, वो पैरामीटर है समकालीनता। तो मेरा पहला सवाल यही है कि जब हम समकाल को या अपने समय को परिभाषित करते हैं, खासतौर से साहित्य के संदर्भ में या रचनाशीलता के संदर्भ में, तो आप कैसे देखती हैं कि समकाल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? नमस्कार दोस्तों। नहीं, मेरे ख्याल बात कर नमस्कार दोस्तों। सुशील जी ने जो सवाल समकाल और समय के बारे में किया है, मुझे भी हमेशा ये लगता है ये जो समकालीन शब्द है ये बड़ा ही रिलेटिव किस्म का शब्द है, क्योंकि समकालीन 20 साल बाद तत्कालीन बन जाता है ना। और हम जो अपने को समकालीन कहते हैं और हम जो 2 शताब्दियों के बीच में फंसे हुए लोग हैं और जो दोनों शताब्दियों में अपने को समकालीन मानते रहे हैं, मैं ये सोचती हूँ कि समकालीन जब तक आप लिखते हैं तब तक आप समकालीन हैं। और दूसरी बात ये कि कई लोग समकाल में रहते हुए भी विगत और अतीत जीवी लेखन करते हैं, तो वो कभी भी समकालीन नहीं हो पाते, क्योंकि वो कोई पिछला समय याद करते हैं। और पत्रकार और लेखक वो होता है जो हमेशा आज की और आने वाले कल की चिंता करता है, इसलिए वो समकालीन है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात कही कि समकाल को हम कैसे देखें। तो क्या इसको प्रवृत्ति, मैं अखिलेश जी से जानना चाहूँगा, क्या इसको प्रवृत्ति की तरह देखें? और अगर ये प्रवृत्ति की तरह है तो फिर तो प्रेमचंद भी या उस दौर के कोई भी वो लेखक जिनमें जो आज के समय को भी उद्घाटित कर रहे हैं या परिभाषित कर रहे हैं, तो क्या वो भी समकाल का हिस्सा होंगे? देखिए, समकाल जैसे कोई समय होता है, तो जब हम आज का जो समय है, ऐसा नहीं कि केवल आज में ही वो स्वायत्त है, उसकी डोर पिछले वक्त से भी बंधी होती है और भविष्य से भी बंधी होती है। आज जैसे हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो समस्याएं हैं, जो रियलिटी है, तो उसकी जड़ें हमें खोजनी हो तो बहुत बार अतीत में जाते हैं हम लोग। जैसे अगर आज सांप्रदायिकता की समस्या को समझना हो तो आप उसे समझने के लिए अपना यात्रा करेंगे 1947 के पार्टीशन को भी आप उसको व्याख्यायित करेंगे। तो इसलिए समकाल एक जो पद है वो केवल उसको वर्तमान सापेक्ष मुझे लगता है न देख करके एक उसकी पूरी संपूर्णता में देखना चाहिए। जैसे ममता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग आज लिख रहे हैं लेकिन वो समकालीन नहीं है। तो और प्रेमचंद जैसे आज हमारे चाहे स्त्री का विमर्श हो या हाशिए के समाज का विमर्श हो, जातियों का जो वर्ण व्यवस्था की कलंक हमारे सभ्यता पर है उसका विमर्श हो, या आर्थिक भेद है, किसी भी तरह के भेद के या इनजस्टिस के विरुद्ध प्रेमचंद ने लिखा। अब आज के वक्त की वो सबसे बड़ी चेतना है इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक
आज भी बने रहेंगे। उनका निधन 1936 में हो गया, लेकिन आज वो हमारे लिए प्रासंगिक और समकालीन अर्थों में उनका अर्थ, उनका मायने बना रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कौन हमारे काम का है, किसकी रिलेवेंस है, हमें रिलेवेंस के हिसाब से समकालीन मानना चाहिए, समकालीनता की चेतना अपने भीतर जगानी चाहिए। आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषित किया है हमारे नए लेखकों के लिए और यहाँ श्रोता जो मौजूद हैं। तो क्या जो ममता जी ने जो बात कही कि अगर कोई अतीत में जी रहा है, ये एक स्थिति है, लेकिन अगर कोई अतीत से प्रेरित हो रहा है, उसकी किसी खास प्रवृत्ति को आज के संदर्भ में देख रहा है, तो क्या उसे समकालीनता के साथ उसकी कनेक्टिविटी कोई बनती है, कोई उसका राब्ता, कोई रिश्ता बनता है? ख़ास तौर से जिस तरह से अमीश की ट्रायोलॉजी आई या बाद में उपन्यास। जी, सवाल किससे? अभी चूंकि आपसे ही वो काउंटर सवाल था। जी जी। तो वो जब हम कहते हैं कि अतीत की किसी प्रवृत्ति को आपने लिया है या किसी संदर्भ को आपने अतीत से लिया है और आज के साथ जो आज की चुनौती है उसके साथ कनेक्ट करके उसको परिभाषित करते हैं, तो क्या ये उस अतीत की आधार भूमि पर आज को खड़ा करना होगा या नहीं होगा? नहीं, अतीत अगर किसी राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया जाता है, अतीत अगर गौरवगान के लिए या अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह समकालीन हमारे लिए नहीं रह जाता है। लेकिन अगर अतीत या इतिहास हमें आज के अपनी समस्याओं को, उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के मकसद से काम आता है, तो उस अतीत को आखिरकार इतिहासकार क्या करता है? अगर इरफान हबीब मध्यकाल में प्रवेश करते हैं और रोमिला थापर, सुबीरा जायसवाल जैसी इतिहासकार अगर प्राचीन भारत में चली जाती हैं, या और भी दुनिया में हर जगह ये होता है, तो वहाँ जाना, वो अतीत में जाना, वो केवल अतीत का गौरवगान करने के लिए जाना नहीं है, उसको एक किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ घृणा पैदा करने के लिए वहाँ अतीत की यात्रा नहीं की जाती है, बल्कि अपने समकालीन, मतलब मैंने कहा कि समकालीन वही है जिसकी चेतना में समकालीनता हो और आज हो, आज का मनुष्य हो, आज की सभ्यता के संकट हो, तब वह उसके लिए अगर अतीत की यात्रा करता है तो वह अतीत अतीत नहीं रह जाता है, हमारे समकाल का अंश बन जाता है। आपके इस कमेंट पे मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी की टिप्पणी चाहूँगा, जो आपने, अखिलेश जी ने जो कहा है कि अतीत का गुणगान और अतीत को ही श्रेष्ठ साबित करने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो समकाल को प्रभावित नहीं को परिभाषित नहीं करती, बशर्ते कि वो आज के समय की व्याख्या और उसकी पुनर्रचना नहीं कर रही हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप इस विषय पर अलग तरह से सोचते हैं? पहली बात तो ये कि हमारा समकाल और जो सामने बैठे बच्चे हैं उनका समकाल, इसमें भी भेद है। एक ही समय में दो व्यक्तियों की दृष्टि अलग होगी। उदाहरण के रूप में मैं प्रेमचंद जी को तो लिया ही गया, लेकिन प्रसाद जी को ले रहा हूँ। दोनों मित्र थे, बेनिया पार्क में घूमते थे सवेरे सवेरे, लेकिन दोनों की दिशा अलग थी। प्रसाद जी अतीत से उस समय के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको निकाल रहे थे, और प्रेमचंद जी जो वर्तमान है उसमें से जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको रख रहे थे। तो एक बात आती है कि हम अतीत को जो लेंगे वो किस दृष्टि से लेंगे, वो हमारी दृष्टि क्या होगी। एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, प्रयाग की ही बात चली। प्रयाग की ही थे धर्मवीर भारती, उन्होंने महाभारत क्यों लिया, हमारा अतीत है वो, लेकिन महाभारत से उन्होंने व्याख्या क्या की, जो अंधा युग है उस अंधा युग में उन्होंने आज के संदर्भ में जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको लिया। तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि समकालीनता में ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारी दृष्टि कहाँ है और क्या हम करना चाहते हैं, रचनात्मक दिशा हमारी क्या है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, इस पर भी विचार होना चाहिए। और तब जा कर के, क्योंकि समकाल कुछ नहीं होता है, एक अब एब्स्ट्रैक्ट है वो,
एब्स्ट्रैक्ट इस माने में है कि हम जिसको अभी जहाँ सब शुरू किए थे, जब बैठे थे यहाँ पर, तो वो भी समकाल था। जो अभी बोल रहा हूँ वो भी समकाल है, और जब यहाँ से चला जाऊँ वो भी समकाल। उसका आयतन कितना बड़ा होगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही समय में दो सभ्यताएं जीवित होती हैं। अंडमान निकोबार में अभी मैं जाकर के आया हूँ, तो वहाँ बहुत से हैं आदिवासी जो पूरे नंगे रहते हैं और वो हमको असभ्य मानते हैं। ये भी हमारा समकाल है, और हम जो इस समय हैं वो भी समकाल है, और हमारे जो बच्चे जो चिथड़े पहने घूमते हैं वो भी समकाल है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि रचनाकार की दृष्टि क्या है और वो क्या उससे निकालना चाहता है, यही सबसे महत्वपूर्ण। ये हमने जो बात जहाँ से शुरू की थी, ममता कालिया जी ने उसको एक आधार भूमि दी थी। मैम सी, मेरा सवाल ये है कि जो समकालीन हिंदी साहित्य है, क्योंकि हमने एक शुरुआती तौर पे समकालीनता को समझने की कोशिश की है, तो जो समकालीन हिंदी साहित्य है या हिंदी में जो रचा लिखा जा रहा है, उसकी मोटी प्रवृत्तियाँ क्या हैं? किन प्रवृत्तियों को सामने रख के आप ये मानती हैं कि ये समकालीन है और ये समकालीन नहीं है, या ये अतीत का गुणगान है, या ये प्रोपेगेंडा है, या ये सत्ता पोषित है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सुशील जी। ऐसा है कि आजकल दो किस्म की प्रवृत्तियां हिंदी लेखन में देखी जा रही हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है कि इतिहास को बहुत खंगाला जा रहा है, माइथोलॉजी को बहुत खंगाला जा रहा है, पुराने पुराने चरित्र जाने कहाँ कहाँ से निकाल कर, मैं कहूँगी कि इतिहास और माइथोलॉजी के कूड़ेदान से निकालकर पात्रों को खड़ा किया जा रहा है, और आपकी मानसिकता को ऐसा बनाया जा रहा है कि ऐसा लगता है वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो पुरानी देवियों और पुरुषों में था जो महामानव थे। तो एक तरफ तो इस तरह का लेखन है, जबकि वो आज की तारीख में हो रहा है, प्रकाशक उसको गपागप छाप रहे हैं क्योंकि वो खूब बिक रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक कथा का मिथक का रस आता है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, वर्तमान समय से उसका कोई कनेक्ट नहीं बनता है, आपकी किसी समस्या को वो हल नहीं करता है। और दूसरी तरफ वर्तमान में ऐसे जाबाज युवा और युवतर लेखक आ गए हैं जो समस्या से घबराते नहीं हैं, वो उस समस्या से ग्रैपल करते हैं, लड़ते हैं। जैसे कि आप साइंस के लैब में किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक सब्जेक्ट को आप डाइसेक्ट करते हैं, आप उसका अंतर्बाह्य परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आप उसको काटते हैं, आप उसको छीलते हैं, और तब आप जानते हैं कि रहस्य क्या है। इस तरह की कहानियाँ भी अब लिखी चली आ रही हैं। तो मेरे लिए, मेरी नज़र में, एक लेखक की हैसियत से और एक पाठक की हैसियत से, वो कहानियाँ कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आज के समय को या वर्तमान समय को परिभाषित करती हैं और उसको जानने की एक जिज्ञासा उनके अंदर होती है। सर, अभी पिछले दिनों मुझे याद है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कुणाल सिंह की एक कहानी थी बहुत अच्छी, प्रतिबंधन, वनमाली में छपी थी वो। उसमें वो पूरी तरह से आज के समय को वो विश्लेषित करता है, कैसे आप तक सूचना नहीं आने दी जाती और आपको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आप अनभिज्ञता को ही ब्लेसिंग समझें, आशीर्वाद समझें। और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है। हाँ। एक तरफ हमें इतनी सूचनाएं मिलती हैं, हम अपने मोबाइल को लेते हैं, उसमें इतना मगन हो जाते हैं, 2 घंटे तो निकाल देते हैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में, हम लगातार सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, और हमारी हालत ये है कि वो सारी सूचनाएं एक क्लिक में डिलीट हो जाती हैं। ना केवल हमारे फ़ोन से, वो हमारे मस्तिष्क से भी डिलीट हो जाती है। और एक समय ऐसा तैयार होता जा रहा है जिसमें हम डिलीशन और क्लिक और रिकैप तो है ही नहीं आजकल, इस सब के बीच में जी रहे हैं। तो देखिए, आज का समकाल बहुत जटिल समकाल है, और आज लेखक की, पत्रकार की, रिपोर्टर की, शोध छात्र की, सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है।
क्योंकि ये ऐसा समय है जब स्मृति को पीछे धकेलकर विस्मृति सामने आ रही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज लेखक होना कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जब गल्प लिखे जाते थे, कहानियाँ चलती रहती थी धारावाहिक, चंद्रकांता संतति की कभी बंदी नहीं होती थी कहानी। पढ़ते रहिए जितना मर्जी, और आपको मज़ा आएगा, यारों का मज़ा आ रहा है, किस्सों का मज़ा आ रहा है आपको। आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रीडर का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो पन्ना पलट देगा, वो ईमेल बंद कर देगा अपनी, वो कोई भी साइट जो है वो ख़त्म कर सकता है, वो मैगजीन लेना बंद कर देगा। मैगजीन थपाथप खत्म हो रही है, बंद हो रही है। तो आप आज लेखक के सामने ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्तमान को पहचाने और उसकी जटिलताओं को पाठक तक पहुंचाए। पहले खुद पहचाने और फिर पाठक तक पहुंचाए उसको। आपने इस टिप्पणी में कई महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि जो मिथकों पर आधारित रचनाएं हैं और वो पाठक पे की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। वो पढ़ा, मुक्त हुआ, मनोरंजन किया, काम खत्म हुआ। जबकि आप कह रही हैं कि जो संश्लिष्टता है जीवन की, जो जटिलताएं हैं, क्या वो समकालीन लेखन विरुद्धों के बीच सामंजस्य पैदा करने की कोई आधार भूमि पैदा करता है? अगर नहीं करता तो फिर उसको आप समकालीन नहीं कह सकते, चाहे वो आज छपा हो, अभी छपा हो, चाहे वो सुबह सुबह ही छप के आया हो। अखिलेश जी, क्या जो एक रचनाकार के रूप में और एक पत्रकार के रूप में, एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जो आप देखते हैं या पाते हैं, तो क्या वो जो जटिलताएं हैं मनुष्य जीवन की, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या समाज का सबल्टर्न तबका हो, कोई भी तबका हो, क्या जटिलताओं को जटिलता के रूप में प्रस्तुत कर देने भर से समकालीनता की प्रस्तुति हो पाएगी, या उसका कोई कलात्मक पक्ष भी मौजूद है या साहित्यिक पक्ष भी मौजूद है? कि एक अच्छा साहित्य जो होता है वह कोई एक तत्व से नहीं तैयार होता है। जैसे हम सोचें कि हम समकालीनता पर लिख रहे हैं, समकालीन कोई घटना घटती है तो उस पर हम एक अच्छी कहानी लिखने की पूरी सदिच्छा के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी कहानी लिख सकें। एक उपन्यास हम सोचें, कोई घटना, बड़ी घटना, एक भीषण घटना जिसका हमारे समकाल पर बहुत गहरा असर है, हम सोचें कि मात्र उसके हम दर्शक रहे हैं, भोक्ता रहे हैं, तो हम उस पर लिख दें तो श्रेष्ठ हो जाए। एक श्रेष्ठ रचना के लिए यथार्थ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो। जैसे आप देखिए, पार्टीशन कब होता है? जी। 1947 में हमारा देश बंटता है जी। लेकिन उस पर उपन्यास जो है वो कितने साल बाद झूठा सच लिखा जाता है, तमस कितने वर्षों बाद लिखा जाता है ना? और भी उपन्यासों को, आज सुबह के सत्र में ही है जो किताब जिसपे यादों के बिखरे मोती करके जिस किताब पे चर्चा थी, वो किताब उसी बंटवारे को ध्यान में रख के आज लिखी जा रही है, समानांतर हिस्ट्री की बात। मैं कह रहा हूँ कि असली ये जरूरी नहीं है। तो लिखने के लिए आपके पास एक यथार्थ के साथ साथ कल्पनाशीलता, अच्छी भाषा, नया शिल्प और नई दृष्टि और नई भाषा, यानी कि आप जिसे प्रदत्त है, जो परंपरा से चला आ रहा है, केवल महज उसको अपना करके, यानी प्रेमचंद बहुत बड़े समय के चितेरे थे, बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन आज कल्पना करिए कि कोई लेखक अपने समय के यथार्थ को ठीक प्रेमचंद की भाषा में या उनके शिल्प में रचेगा तो हमारे ज़्यादा काम का नहीं होगा। एक इसी में मैं माफी चाहूँगा जी, नहीं, आप एक इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और मेरे जहन में आया, वो ये है कि कई बार समकाल जो है सत्ता से काफी प्रभावित रहता है। सत्ता बदलती है तो स्वर बदला हुआ दिखता है, तो वो जो प्रवृत्ति है वो सच में उस एक लंबी धारा का हिस्सा है, या वो समानांतर रूप से बहती हुई धारा है कि आप मुख्य धारा में दिखें हर वक्त? देखिए, इसको समझ, जैसे ममता जी ने अभी बहुत अच्छी बात वो कह रही थी कि आज हमारा जो समकालीन लेखन है वो एक तरफ अतीत का उत्खनन किया जा रहा है और दूसरी तरफ नए लोग बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अतीत का उत्खनन भी केवल अतीत का डिस्कवरी नहीं है, वो अतीत का उत्खनन पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, वो कब्र खोदने जैसा, वो केवल एक बाजार में बेचने का, चूंकि वो बिकता है, मिथक बिकता है,
तो हमें मिथक पर लिखना है। जैसे अभी आप बुद्धिसेन जी बात कर रहे थे कि ये कई तरह की दृष्टियां होती हैं। तो ऐसे युवा लेखक, मैं कहना ऐसा नहीं कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में, ऐसा कोई पुरानी पीढ़ी ही माइथोलॉजी पर लिख रही है। तमाम नए लेखक हैं जो माइथोलॉजी पर इसलिए लिखते हैं कि उसका बाजार है जी। उसी तरह ठीक जैसे बहुत आधुनिक विषय को जी या आधुनिक से भी कहेंगे कि एक अल्ट्रा मॉडर्न सब्जेक्ट को चुना जाता है और उस पर बहुत सारे नए लेखक पुराने लेखक भी लिख रहे हैं, यानी एक स्त्री पुरुष संबंधों पर। तो उसमें भी दृष्टि किसी साहित्यिक या कलात्मक सत्य का उद्घाटन और उसका सृजन नहीं होता है, बल्कि बाजार होता है। तो वो एक अलग चीज है। एक बात ये, एक प्रवृत्ति है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो सत्ता के साथ साथ सत्ता की विचारधारा के साथ साथ जो है, क्या हमारे हिंदी साहित्य की भी विचारधारा में कोई तब्दीली आई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य का जो शुरू से ही बाजार के हिसाब से लिखने वाले लेखकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शुरू से ही उसका मिजाज रहा है वो प्रतिपक्ष का मिजाज रहा है। वो आज की चाहे इसके पहले का भी, जो आज की राजनीतिक विचारधारा इसके पहले की भी देखें तो एक प्रतिपक्ष का, चाहे वो जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ दूसरी राजनीतिक विचारधारा थी, लेकिन हिंदी के तमाम सारे महत्वपूर्ण लेखकों ने, ममता जी बैठी हैं, दौड़ जैसा उपन्यास लिखा, पीठ जैसी रचना लिखी, तो ग्लोबलाइजेशन का एक प्रत्याख्यान जो है वो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है प्रतिपक्ष है। अब ये हो सकता है कि लोगों, अभी तक मुझे लगता है कि हमारा मूल स्वर जो हिंदी साहित्य का रहा है, सत्ता के विरोध का, प्रतिपक्ष का, या उसके उसके प्रत्याख्यान का जो स्वर रहा है, आज भी तमाम सारे लेखक लोभ लालच में आए बगैर सत्ता का प्रत्याख्यान, या उस सत्ता का भी मैंने कहूँ उस राजनीतिक शक्ति संरचना का प्रत्याख्यान कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। जो बात आपने कही तो मोटे तौर पे ये माना गया कि साहित्य और पत्रकारिता भी उसमें शामिल कर लीजिए तो वो सत्ता का स्थायी प्रतिपक्ष पक्ष है, यानी उस विचार सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आप जो बात पत्रकारिता का जो दुर्दांत दुखद दृश्य इस समय उपस्थित नहीं, उसको किनारे करते हुए, उसको किनारे करते हुए हमने सैद्धांतिक रूप से माना, आदर्श रूप में माना कि आदर्श रूप में किसी भी साहित्य या किसी भी रचना कर्म का काम है। साहित्य में वो आदर्श यथार्थ भी है। जी हाँ, पत्रकारिता में वो आदर्श यथार्थ नहीं रह गायब हो गया। इसी पे मैं डॉक्टर मिश्र जी से उनका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा वैचारिक रूप से इस चीज को अलग तरह से देखते हैं। जो बात अखिलेश जी ने कही, जो बात ममता जी ने कही कि सत्ता की अनुकूलता में आप मिथक आधारित रचनाओं की निर्मिति करते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं है, वो सत्ता को सबसे ज़्यादा भाती है। लेकिन जहाँ साहित्य का काम आदर्श रूप में भी, व्यवहारिक रूप में भी सत्ता के सकारात्मक प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत होना है, क्या वो हो पा रहा है, या हम भाषिक संरचना, उसके पीछे मौजूद कंटेंट और निहितार्थ को सत्ता की अनुकूलता के अनुरूप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको समझने के लिए पहले एक बात स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या हम साहित्य को भी सत्ता के ही बराबर की एक टोली मानते हैं? अगर हम साहित्यकार को राजनीति से ऊपर समझते हैं और उसकी दृष्टि को हम समझते हैं कि वो जो दृष्टि होगी उसकी, या उसका दिशा निर्देशन होगा, वो सत्ता के लिए कभी पक्ष में भी हो सकता है, कभी भी प्रतिपक्ष भी हो सकता है। अगर सत्ता में कोई बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका समर्थन इसलिए न करें कि वो सत्ता में बैठा हुआ है, ये उचित नहीं है। साहित्यकार जो देखता है वो अपने विवेक से देखता है। हमारा सत्य और जो सामने बैठे हुए हैं उनके सत्य में अंतर है। मुझे यहाँ पर 50 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो सामने से बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर केवल 4 व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे। तो सत्य हमारा भी है, सत्य आपका भी है। हम कैसे उसको लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है। मेरा केवल कहना ये है कि जब रचनाकार कलम उठाए तो वो किसी पार्टी का सिपाही होकर के न दिखे। वो ये न सोचे कि हम इस पार्टी के लिए, चाहे वो
पक्ष में हो विपक्ष में हो, उसको लेकर के हम चलें, एक सिद्धांत लेकर के नहीं। कोई राजनीतिक सिद्धांत लेकर के अगर कोई रचनाकार कलम उठाता है तो वो अपनी भूमिका के प्रति अन्याय करता है। रही बात जो पीछे की चीज़ों को उत्खनन करके सामने लाने का, तो वो तो आपने बहुत अच्छी तरह से अखिलेश जी ने बताया भी कि उसका बाजार का मूल्य है, बाजार में जो चलता है वो बिकता है, वो दिखता है। लेकिन इससे हमारा जो हम कालजयी रचना जिसको कहते हैं, वो कालजयी रचना हम इस तरह से नहीं दे सकते बाजार को देख करके। हमको कालजयी रचना जो लिखना है वह केवल अपने हिसाब से आत्मा की आवाज़ जिसको हम कह सकते हैं, उसको देख करके, उसको सुन करके हम जो लिखेंगे, हो सकता है कि वो दूसरों को वो न पसंद आए, लेकिन क्योंकि वो दूसरे मत का हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वही आगे चल करके वही स्थायी रचना हो जाए। तो इसलिए हम डर करके कि इसको लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये अभी तक हमने जो बातचीत की है तो उसके सैद्धांतिक पक्ष पे हमने बातचीत की है, जो समकालीन साहित्य है। मैं डॉक्टर मिश्र जी से ही जानना चाहता हूँ कि एक रचनाकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, आपकी दृष्टि में जो इस वक्त लिखा जा रहा है उसमें कौन से ऐसे प्रमुख नाम या रचनाएं हैं जो आपको भाते हैं और जिसमें आपको लगता है कि ये समकालीन होने के सच्चे प्रतिनिधि हैं या समकालीनता को ये सच्चे ढंग से प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं? वो एक दो नाम जो भी आपको की पसंद का हो या आपको लगता हो कि इस नाम की चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जो कविता के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग के जैसे कि कविता में भी कुछ हो गए हैं छंदहीन और कुछ हैं छंदोबद्ध, तो ये दो अलग अलग विभाजन हो गया है। और ये भी इसमें स्थिति आई है कि जो छंदहीन हैं वो जो छंदोबद्ध हैं उनकी उपेक्षा करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम किस पक्ष का कवि आपके समक्ष रखें, क्योंकि हमारे समझ तो दोनों, देखिए धर्मवीर भारती भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और शंभुनाथ सिंह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, नागार्जुन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और जो इन सबों को लेकर के जो चलने वाले, साथ साथ चलने वाले हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, वो भी चलते हैं। तो जी जी, तो इसलिए हमको ये देखना होगा कि हम चाहते क्या हैं। आम चाहते हैं तो आम मिलेगा, अगर लीची चाहते हैं तो लीची सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं बाजार से। आपने बड़ा रणनीतिक उत्तर दिया है सर। मैंने जबकि स्पष्ट तौर पर तथ्य पूछे थे, पर आपने उसके भाव पक्ष को ही पकड़ा है। नाम बुद्धिनाथ है। हाँ है, लेकिन कई बार भाषा विज्ञान ये भी कहता है कि आँख की ध्वनि कई बार चमत्कार करती है, तो नाद से पहले वो आ जाए तो बड़ा संकट रहता है। ये एक चुनौती हमेशा ही रहती है। अखिलेश जी चूँकि लगातार नई रचनाओं के संपर्क में, एक संपादक के नाते भी और एक लेखक के नाते भी, एक लेखक कई बार इस भ्रम का शिकार रहता है कि मैं अगर दूसरे का पढ़ूंगा तो या तो मैं उसके दर्शन या उसकी चीज़ों के प्रभाव में आ जाऊंगा या कहीं कमतरी का शिकार हो जाऊं। लेकिन एक संपादक के साथ वैसा संकट नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी होती है। तो एक संपादक के तौर पर भी, एक लेखक के तौर पे भी, आप कुछ ऐसे नाम, चूँकि हमारी नई पीढ़ी के लेखक भी यहाँ मौजूद हैं, कि जिनका हमें उल्लेख करना चाहिए सामान्य तौर पे किसी खांचे के बिना, कि नहीं ये इस खांचे का है, इस खांचे का है, लेकिन वो किसी उस प्रवृत्ति, जो आदरणीय ममता जी ने कहा कि उस समकालीन द्वंद्व को, उस समकालीन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, उनकी कुछ रचनाओं का, उनके कुछ नामों का उल्लेख आप कर सकें, या आपने आपके सामने से जो गुजरी हैं। देखिए, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा समकालीन परिदृश्य है उसमें एक साथ कई पीढ़ियाँ समकालीन साहित्य को समृद्ध बना रही हैं। एक 80 साल से ऊपर के लोगों की भी पीढ़ी, ममता जी हैं, मिथिला गर्ग जी हैं, तो एक तरफ ये लोग भी, विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये लोग भी सक्रिय हैं, लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ एकदम अद्यतन तमाम सारे नए लेखक
अंजुम हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, बहुत अंजुम सारे। जी हैं, हाँ। प्रिया वर्मा हैं, हाँ। रूपम मिश्र बिल्कुल। कवित्रियों में हैं, तो ऐसे लोग भी लिख रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत पसंद की बात हो सकती है तो वो सूची बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जैसे कहानियों में मुझे एक पूरे जो समकालीन यथार्थ को बड़ी ये पिछले 10-20 वर्षों का, जो 25 वर्षों का अगर आप कहें, जो एक चेंजिंग रियलिटी इंडिया की रही है, भारत की रही है, उसमें पंकज मित्र का मैं नाम लेना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हमारे हैं वो। और मोहम्मद आरिफ, जिन्होंने एक मुस्लिम जीवन पर, जिसके बारे में हिंदी समाज से बड़ी शिकायत की जाती है कि उसके यथार्थ को नहीं सामने लाया जा रहा है, तो मोहम्मद आरिफ की कहानियाँ हैं। नीलाक्षी सिंह, अभी उनको आना था लेकिन अब वो आई नहीं। मुझे वो काफ़ी महत्व, सबसे जिसे कहते हैं एक अलग ढंग का फ्लेवर लेकर के वो आती हैं। और उपन्यास कहानियों में तो उन्होंने एक अपनी मिसाल कायम की थी। अभी उनका पिछले दिनों खेला उपन्यास जो समादृत भी हुआ है इस अवार्ड से, बहुत खासा संश्लिष्ट उपन्यास और कलात्मक, जिसकी बात आप कह रहे थे कि केवल समकालीन बोध से कोई रचना नहीं होती है, उसमें तमाम सारी चीज़ों का, तो उसको आप कह सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं। और इसके अलावा मनोज कुमार पांडे हैं। ये सब लोग मिल करके एक परिदृश्य बना रहे हैं। उसके पहले की पीढ़ी में आप जाइए, गीतांजलि श्री का के कई उपन्यास बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। अभी रेत समाधि जिस पर बुकर मिला, वह भी एक खासा संश्लिष्ट और कलात्मक उपन्यास है, और मौलिक ढंग से वो अपने विरल ढंग से अर्जित शक्तियों के साथ वो रचा गया है, वह उपन्यास है। ममता जी हैं ही हम लोगों के बीच अभी लगातार सक्रिय। इसके अलावा जो दिखाई पड़ती चीज़ की कथेतर गद्य, हिंदी में जो एक नया चलन दिखाई पड़ा कि यहाँ कविता कहानी उपन्यास के बीच ही, लगभग आलोचना के बीच ही लेखन होता था, लेकिन इधर नॉन फिक्शन का भी बहुत अच्छा रहा। पिछले 20-22 वर्षों के परिदृश्य को देखें, जिसमें तुलसी राम जी की मुर्दहिया जैसी कृति, मणिकर्णिका जैसी कृति, मुझे लगता है कि शायद हिंदी का उतना बाजार नहीं है या मार्केट नहीं है, नहीं तो अगर वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई होती या किसी, वो दुनिया की श्रेष्ठतम आत्मकथा में मुझे लगता है वो होती। कालिया जी की हैं गालिब छुट्टी शराब जी। और ममता जी ने खुद रवि कथा जीते जी इलाहाबाद किताब लिखी। अभी नीलाक्षी सिंह ने अपने एक खास संघर्ष और संकट के दिनों पर हमारे तद्भव में ही छपी। मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ, मतलब एक नहीं पता नहीं कितनी कृतियां आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि उपन्यास पूरे कथा साहित्य को अगर टक्कर देती विधा जो उसके, तो वो नॉन फिक्शन है हिंदी का। कथा साहित्य को टक्कर गैर कथेतर गद्य जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति अब जो जिसकी शुरुआत हमने की थी जहाँ से, वो अब अखिलेश जी ने उसको चिन्हित किया है नॉन फिक्शन के रूप में। और इधर से दोनों हमारी वॉलंटियर इशारा कर रही हैं कि गीता दी आ गई हैं, अगला सत्र है उनका। अब दिक्कत क्या है गीता दी कि ये सत्र हम लोगों की लापरवाही की वजह से आधा घंटा देर से शुरू हुआ, तो अगर आपकी अनुमति हो तो 10 मिनट अपने वाले सत्र में से दे दीजिए, क्योंकि आपका वाला सत्र फिर हम शाम को 6 बजे तक चलाएंगे। क्योंकि ममता दी का इस शहर में आना, अखिलेश जी का यहाँ आना, तो हमारे लिए उस रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और बुद्धिनाथ जी चूँकि हमारे अपने हैं, तो हमें कई बार लगता है कि वो उनके बारे में कई बार ऐसा होता है कि जीसस क्राइस्ट अपने नहीं आप आगे चलने वाले हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन से जुड़ी हुई एक किंवदंती है कि उनके शिष्यों ने, जब पूरा रोम साम्राज्य उनसे थर्रा रहा था, तो उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु आपका गांव देखना है। तो उन्होंने बहुत मना किया कि भाई हमारे गांव मत चलिए। तो जबरन शिष्य उनको गांव पकड़ के ले गए। गांव जब पहुंचे तो गांव में शोर मच गया, इसाक बढ़ई का लड़का आ गया, इसाक बढ़ई का लड़का आ गया। गांव के लोगों ने लानत भेजी, अरे तुम हट्टे कट्टे वहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है। तो जब वहाँ से लौट के आए, अब ये कहानी सच है झूठ इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका मैसेज बहुत खूबसूरत है। जब वापस लौट के आ रहे थे तो शिष्यों ने कहा कि प्रभु गांव में तो बड़ी दुर्गति है आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जगह सही है, रोम साम्राज्य अपनी जगह सही है, क्योंकि उस गांव ने मुझे बीज रूप में देखा है और रोम साम्राज्य ने मुझे वट वृक्ष के रूप में देखा है। तो बुद्धिनाथ जी के साथ क्या है कि हम उन्हें बीज रूप में जानते हैं, उन्हें मिथिलांचल, उन्हें पूरा बंगाल जानता है वट वृक्ष के रूप में। तो हमने छूट ली
हाँ, पूरा पूरा पूर्वांचल, पूरा देश बल्कि। तो जो अखिलेश जी ने जिस तरफ इशारा किया कि ये हमारे लिए सुखद संयोग है कि इस वक्त मृदुला जी का जिक्र आपने किया, ममता जी का जिक्र आपने कई बार किया कि एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है जिसने अपने जीवन काल में समकालीन हिंदी साहित्य की लगभग सारी प्रवृत्तियों को देखा है। प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, अकविता हो, नई कहानी हो, अकहानी हो, मनोविश्लेषणवाद हो, स्त्रीवाद हो, स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, उससे परे जाके फिर पिछड़ा वर्ग विमर्श भी आ गया। उन सारी चीज़ों को आपने देखा है। तो अब बहुत ही कम लोग हमारे बीच में इस तरह के मौजूद हैं जो सक्रिय भी हैं और जिन्होंने उन सारी चीज़ों को देखा है। तो मैं एक समापन वाली टिप्पणी आपसे चाह रहा हूं कि एक आपको पढ़ने वाला तो बड़ा वर्ग है, लेकिन शायद हमारे प्रबुद्ध लोग जो सामने बैठे हैं वो उन लोग के बारे में जानना चाहते हो जिनको आप पढ़ती हैं। नए लोगों में आप अखिलेश जी को पढ़ती हैं, बुद्धिनाथ जी को पढ़ती हैं, ये बड़ी बात नहीं। आप मृदुला जी को पढ़ती हैं, ये बड़ी बात नहीं। आप जो है और समकालीन लोगों को पढ़ती हैं, बड़ी बात नहीं। लेकिन नए लोगों में से वो कौन लोग हैं जिनको आप अक्सर देखती हैं? अरे मैं तो रोज ही कोई ना कोई नया लेखक पढ़ती हूँ। क्या बात है। और जिनकी किताब नहीं निकली उनको फेसबुक पे पढ़ लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बुक और फेसबुक दोनों मेरे अंदर साथ साथ चलती हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मुझे नए लेखक आकर्षित करते हैं क्योंकि वो जोखिम बहुत उठाते हैं जी। वो बुरा नहीं मानते अगर उनकी रचना बिल्कुल ही फ्लॉप चली जाए। वो लिखते हैं, वो प्रयोग करते हैं और वो तरह तरह के ट्रूथ से खिलवाड़ भी करते हैं और उसकी पहचान भी करते हैं। एक नाम मैं क्या लूँ, मुझे लगता है मैं तो सभी को पढ़ती हूँ। जैसे नए में अंकिता जैन हैं, चाहे वो अभिदा शर्मा हैं और शशांक भारती हैं, सत्या व्यास हैं, दिव्य प्रकाश दुबे हैं, भगवंत अनमोल हैं। और नए लोगों में वैसे मुझे जो बहुत पसंद है और जो सीरियसली लिख रहे हैं उनमें आकांक्षा पारे काशी। जी जी। उसकी एक कहानी मणिकर्णिका थी। जी जी। सारा स्त्रीवाद एक तरफ और वो कहानी एक तरफ। उसमें उन्होंने जिस तरह बताया है कि एक लड़की को कितनी हिम्मत करनी चाहिए। और मणिकर्णिका यहाँ पर शमशान घाट का नाम नहीं है जी। मणिकर्णिका झांसी की रानी का नाम था जी। मनुबाई का। जी। उसने वो संदर्भ लिया है कि हर लड़की को मणिकर्णिका की तरह से वीर बहादुर होना चाहिए। और लड़ाई के लिए दोस्तों केवल युद्ध भूमि में नहीं जाना पड़ता। जी। ये रोज रोज का जीवन ही हमारा युद्ध भूमि है। और उसमें वो गुंडे उसे छेड़ते हैं मनचले लड़के और उनको अपनी मोटर बाइक से धक्का मार मार के सबको ठीक कर देती है, जख्मी कर देती है वो। तो आप ये देखिए कितनी हिम्मत। और ये एक प्रैक्टिकल सजेशन है। ये इसी तरह का सजेशन है जैसा मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड इलाहाबाद में मुझे हमेशा कहती थी, मुझे रात में लौटने में देर हो जाती थी कॉलेज से, वो कहती है अरे ज़्यादा कुछ नहीं ममता। मैंने कहा मुझे तो चाकू रखने से बहुत डर लगता है, अगर पर्स में चाकू होगा तो मैं पर्स उठाऊंगी नहीं। तो कहने लगी नहीं, लाल मिर्च पाउडर रखो और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लेके चले जाया करो जहाँ जाना है। तो खैर कोई वारदात नहीं हुई कभी। लेकिन आपको जो बताना वो ये कि नए लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें वो विफल भी हो रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो उम्र होती है, जो दौर होता है, जो आपका एक स्फीति होती है आपके अंदर लिखने की, एक समय होता है जब फव्वारा अपने उठान पर होता है, तो वो उठान अपना पहचानना चाहिए। और यहाँ जो बैठे हैं और जो वाकई में लेखन में उतरना चाहते हैं, तो दो बातें याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि सत्ता से सट कर चलने से कभी साहित्य निर्मित नहीं होता। क्या खूब बात, क्या खूब बात। कभी नहीं होता। बहुत सुंदर। हम साहित्यकार, हम लेखक, हमारे जिसके हाथ में कलम है, हम सब पहरुए हैं, हम पहरेदार हैं। तलाशी तो हमको लेनी है। और किसकी लेनी है? शक्ति पक्ष की, क्या बात है। सत्ता पक्ष की। और तभी आप समझिए कि लेखन सार्थक होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कबीर कहाँ से लेखन करते हैं? क्या बात। और कबीर के ऊपर तो रोज FIR होती, रोज उनको पकड़ के तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है, समझे ना। तो ऐसे समय में हमें इससे नहीं डरना चाहिए कि हम कितने विफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं। हमें अपना काम एक धुन में करना चाहिए। साहित्य से वैसे भी
कहीं कुछ प्राप्ति नहीं होती। रोजी रोटी के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कीजिए, क्लर्की कीजिए, चपरासीगिरी कीजिए, शिक्षक बन जाइए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि साहित्य से कमाई नहीं होती। क्या आज एक्सेप्टेड जी। लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर सारी पत्रिकाएं विलुप्त हो रही है, उनसे कमाई नहीं होती। लेकिन कम से कम यश तो कमा लीजिए, अपना संतोष तो कमा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी, और बल्कि सूत्र हैं उसमें कि सत्ता से सट के मत चलिए। सत्ता से सटा हुआ साहित्य थोड़ा सा संदेह पैदा करता है। चूंकि इस सारी चर्चा में एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था, वो सवाल आपने बहुत शुरुआती अपनी टिप्पणी में कहा था कि क्लिक से डिलीशन के बीच भी कुछ लिटरेचर मौजूद है। आपने सोशल मीडिया का उल्लेख किया, फेसबुक का उल्लेख किया, किसी भी माध्यम का उल्लेख किया। तो बहुत संक्षेप में मैं आपसे भी, अखिलेश जी से भी और डॉक्टर मिश्र जी से भी मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा कि क्या आप सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है, वो फेसबुक पे आ रहा हो, ट्विटर पे आ रहा हो या किसी और माध्यम पे आ रहा हो, और वो व्यक्ति मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाओं में नहीं छप रहा है या उसकी किताबें नहीं छप रही, तो क्या उसको उस समकालीन साहित्य के दायरे में सहजता से स्वीकार किया जाना चाहिए या अभी उसके मामले में प्रतीक्षा करनी चाहिए? देखिए, ट्रेजेडी ये है कि फेसबुक पर लिखकर आप कभी भी लेखक नहीं बन सकते। आप दोस्त पैदा कर सकते हैं, आप दुश्मन पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी लेखक नहीं बन सकते, क्योंकि फेसबुक एक अलग दुनिया है, वो झटपट की दुनिया है, जैसी नेस्कैफे है। सर अखिलेश सर। तो आप ऐसे झटपट लेखन से बचिए। लिखना है तो अपना लैपटॉप खोलिए, टिक टिक कीजिए, या मेरी तरह कागज और कलम लेकर काला कीजिए कागज। अखिलेश सर। मुझे लगता है कि फेसबुक जो माध्यम होता किसी है, भी सोशल मीडिया माध्यम, फेसबुक का हमने जैसे जिक्र किसी भी सोशल मीडिया पर उसका भाव ये होता है, एक अभी देख रहे हैं, तुरंत मुझे अगले पर बढ़ जाना है, उसे देखना है। तो ऐसे में जो छोटे आकार की रचनाएं हो सकती हैं, कविताएं हैं, लघु कहानियां हैं या छोटी रिव्यूज हैं, तो ये तो मतलब इससे अच्छे, इसीलिए आप देखें कि सोशल मीडिया से कवि बहुत सारे अच्छे निकले जी, लेकिन कहानीकार और उपन्यासकार या कोई लंबा वृत्तांत लिखने वाले लेखकों के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर पर तो उसका और भी फिक्स लिमिट भी है है। जी। तो इसलिए उसके लिए तो ममता जी ने जैसा कहा, आपको अपना कलम, कागज या लैपटॉप, कंप्यूटर ले करके और चपरास बांध करके धैर्यपूर्वक, उसके लिए धैर्य चाहिए, और ये माध्यम धैर्य के माध्यम नहीं है। डॉक्टर मिश्र जी। इसमें बहुत संक्षेप में मैं दो बात कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया में जो लिखता है उसके प्रकाशन और उसके रचना के बीच संपादक नहीं होता, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती, और वो क्या लिखता है वो वही जानता है या उसके जो लाइक करने वाले मित्र हैं वो जानते हैं। इसलिए उसकी गुणवत्ता का पता नहीं लगता। अब वो क्या लिख रहा है, अगर 100 लाइक करने वाले हैं तो वो समझता है कि मैं महाकवि हो गया हूँ, मेरे सामने जयशंकर प्रसाद ही बेकार हैं। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँ, जो कि विचारणीय है, कि एक दुनिया बनी है सोशल मीडिया के रचनाकारों की भी। हमारे समीक्षक पुस्तक से आगे निकल नहीं पा रहे हैं, और इस कारण से उन बच्चों का साहित्य वो नहीं देख पाते, उसकी समीक्षा नहीं कर पाते। नई पीढ़ी इस समय अधिकतर सोशल मीडिया पर उभर रही है, क्योंकि उसके सामने प्रकाशक नहीं है, उसके सामने संपादक नहीं है। तो ये जो समीक्षक लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, उनको इस पर भी दृष्टि देनी पड़ेगी, तब जाकर के साहित्य का विकास हो पाएगा। मंच इतना प्रभावपूर्ण है कि जितना बात की जाए उतनी कम है, और वॉलंटियर इतने दक्ष हैं कि वो इधर से आके मुझे जबकि मैंने 10 मिनट मांगी तो 10 मिनट में वो 3 बार मुझे आके दिखा चुके कि अब 5 मिनट, 3 मिनट, और हाँ आपका समय हो चुका। और उसमें से हमने 10 मिनट गीता दी के लिए हैं, क्योंकि ये समय गूंजे अनहद नाद का है, और गीता दी हमारी अपनी हैं, देश भर में जानी पढ़ी जाती हैं, और हाँ हम सब उन्हें सुनने के लिए, बस मैं 1 मिनट और अब की लूँगा, उन्हें सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनका इसलिए भी आभार कि उनके साथ जो दल आया वो शहर का सबसे प्रतिष्ठित, जागरूक और संवेदनशील दल है, तो इसलिए भी उनका आभार कि पहले मैं बतौर मॉडरेटर निराश था कि इधर कुछ बच्चे बैठे हुए थे बस, लेकिन जैसे ही गीता दी दिखाई दी, फिर तो मतलब
विद्वता पंक्तिबद्ध हो गई। विद्वता को हालांकि कभी पंक्तिबद्ध नहीं होना चाहिए। एक मेरा सुझाव जरूर है, मुझे अगर कभी जीवन में अवसर मिले, आज जब आपने आकांक्षा का नाम लिया तो आकांक्षा मेरी रिश्ते की बहन है और आकांक्षा मेरी स्टूडेंट रही है मास्टर्स डिग्री में। तो मैंने आकांक्षा को बहुत बार कहा कि दुनिया भर में लोगों को जानती है, कभी हमें भी मिलवा दे। तो आज मैं आकांक्षा को फ़ोन करूँगा कि जिनसे तुम नहीं मिलवा रही थी पिछले 20 बरस से, आज ऐसा अस्तित्व ने संयोग दिया कि अखिलेश जी से मुलाकात हुई और ममता जी से भी। और मुलाकात कैसे हुई? अंजुम भाई ने फ़ोन किया कि कहाँ गायब हो, आपका सत्र है। तो मैंने कहा कि जो पर्चा मुझे दिया गया था उसमें तो मेरा नाम नहीं है। उसने कहा पुराना पर्चा पढ़ के घूम रहे हो। अब मैं दौड़ा भाग आया, उनसे कहा कि आप ममता जी के सामने खड़ा कर रहे हैं मुझे बिना पढ़े हुए, लेकिन आपने और अखिलेश जी ने मेरी लाज रख ली कि मैं जो उल्टा सीधा पूछ पाया। हाँ, लेकिन अगर कभी डॉक्यूमेंट, मैं बात कहना चाह रहा था, मैं चोपड़ा सर से निवेदन करूंगा कि जब जैसे कहते हैं कि लीजेंड हमारे सामने है, तो घंटा 2 घंटा का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि 2 घंटा 3 घंटा बैठ के चाहे अखिलेश जी से बात हो चाहे ममता जी से बात हो, केवल इस चीज़ के लिए कि 20 साल बाद कोई रेफरेंस के तौर पे देखे तो एक रिकॉर्डिंग, एक चीज़ वहाँ आर्काइव में मौजूद है। मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मंच है गूंजे अनंतनाथ को।